हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे MGKVP जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका पहला पेपर 13 तारीख को लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, इससे पहले शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, वो हम आपको कवर करा चुके हैं। इस क्लास में हम लोग दर्शन की बात करेंगे। दर्शन का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, प्रकृति क्या है। ठीक है, इसको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हो। आइए समझाते हैं। देखिएगा, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, क्योंकि व्यक्ति हर समय चिंतन मनन करता रहता है, सोचता रहता है चीज़ों के बारे में कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, इसकी सच्चाई क्या है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं। तो मनुष्य क्या ऐसा है, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। अच्छा, मैं इसको इतना डीप इसलिए समझा रहा हूँ कि एग्जाम में एज इट इज लिखना नहीं होता आपके पेपर में, कि जो पढ़ के गए वो एकदम एज इट इज लिखा होना चाहिए। आप उसके बारे में अपने तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आप जो है अपने तरीके से उसको बना करके समझ करके लिख सकते हो। तो समझते चलिए, एज इट इज लिखना नहीं होता है, थोड़ा समझ लीजिए। तो मनुष्य क्या है, एक विचारशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है, सोचता है, मनन करता है चीजों पर। और मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। मानव जीवन खुद एक, क्या कहा गया है कि खुद एक दर्शन है। ठीक है, संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है, क्योंकि हर व्यक्ति चीजों को देखता है, समझता है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को दार्शनिक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में, वातावरण में, अपने आसपास घटित होने वाली सभी घटनाओं को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है कि हमारे आसपास कौन सी चीजें घटित हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये समाज कैसा है, समाज के लोग कैसे हैं। ठीक है, उनके बीच किस तरीके से हमें अंतर्क्रिया करनी है। हर एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। फिर वह इन एक्सपीरियंसेस पर चिंतन और मनन करता है। जो भी चीजें व्यक्ति अपने आसपास देखता है, समाज में देखता है, वो उसको देख करके फिर उस पर क्या करता है, चिंतन और मनन करता है। और इसके बाद वो किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। मान लीजिए कोई घटना उसके आसपास हुई, तो उसने उसको देखा, अनुभव किया, फिर उस पर विचार किया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो एक सही निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुंचता है कि हाँ, इसके पीछे ये रीजन था और ये ऐसे हो सकता है ना। एक निष्कर्ष पर, किसी भी प्रॉब्लम पर अगर हम लोग विचार करते हैं तो उसके बाद एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं लास्ट में। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर वो अपने विश्वास, अपने आदर्श और धारणाओं का निर्माण करता है। ठीक है, अपने विश्वास, अपने आदर्श, है ना, इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर। जैसे अगर हमारी किसी के साथ फ्रेंडशिप है, हमने कहा चलो बहुत बढ़िया दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन धीरे धीरे उसने हमारे साथ कुछ ऐसा किया कि अब हम उसी के आधार पर अपने विश्वास, अपने आदर्श, अपनी धारणाएं बना लेते हैं कि यार हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति इतना अच्छा नहीं होता है। अब हम दूसरे किसी के साथ अगर फ्रेंडशिप करेंगे तो उससे थोड़ा सचेत रहेंगे, है ना, कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर वो इसी के आधार पर वो पहले जो घटनाएं हो रही हैं उस पर वो विचार करता है, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। निष्कर्ष के बाद फिर वो अपने एक धारणा बनाता है कि हाँ, अब हमें इस तरीके से ये चीज को समझना चाहिए। दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। जैसे हम लोग, जब तक हमें किसी चीज की सच्चाई पता नहीं चलती है तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक उलझन पैदा होती है कि यार इसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और इसके पीछे सत्यता क्या है। जब तक हम उसको जान नहीं लेते तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते। तो हम दर्शन के हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। जब हम किसी चीज का दर्शन कर लेते हैं तब हमारी जिज्ञासा शांत हो जाती है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता, उसकी सच्चाई, गहराई, है ना, जानने का वो प्रयास करता है। अतः मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह और आत्मिक अशांति बनी रहती है। जानने के बाद वो सेटिस्फाई महसूस करता है, और यही तो दर्शन है। जब आप किसी चीज को अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ ठीक है, ये ऐसे होता है। तो यही तो दर्शन है कि आपने उस चीज को जो है उसका दर्शन कर लिया, चाहे बाह्य रूप से किया हो, चाहे आंतरिक रूप से किया हो। दर्शन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी समझिए। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु के कर्ण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लग करके हुई है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। क्या है जिसका अर्थ? जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए।
दर्शन को अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर के बना हुआ है। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान से प्रेम हो जाना। ठीक है, इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ विद्यानुराग या ज्ञान से प्रेम होता है। दर्शन शब्द से मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष ज्ञान, कर्म और भाव निहित है। दर्शन शब्द में मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष ज्ञान, कर्म और भाव समाहित हैं। सत्य का साक्षात दर्शन करना ही तो दर्शन है, यानी कि सत्य को समझ लेना ही दर्शन है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ करके जाते हैं तो उसकी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे अरस्तु कहते हैं कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। कॉम्टे कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। गांधी जी की अलग परिभाषा है, वो कहते हैं कि यह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ करके जाइएगा, उसकी दो परिभाषाएं आप जरूर रट करके जाएंगे। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, इसको समझते हैं। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त क्रियाओं की वास्तविक खोज सम्मिलित है। इसमें प्रकृति एवं ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन भी किया जाता है। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सर कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? आपका पहला है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। अब यहाँ पे हम तत्व मीमांसा को समझेंगे। देखिए हमारे यहाँ अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, तो इसमें ये जो तत्व मीमांसा है इसमें इतना डीप नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपके यहाँ जो आप लोग MG KVP वाले विद्यार्थी हैं, आपके यहाँ चाहे वो तत्व मीमांसा हो या ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इनको थोड़ा डीप में पूछा जाता है। तत्व मीमांसा पूछ लेगा, इसका अर्थ पूछेगा, प्रकार पूछ सकता है, इसकी समस्याएं पूछ सकता है, तत्व मीमांसा और शिक्षा का संबंध पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डीप समझा दूंगा ताकि कुछ भी पूछ ले आप इसको बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे आगे क्लास में कि हम इसको अलग से इस टॉपिक को कवर करा दें। चलिए देखिएगा, समझिए इसको, बहुत बढ़िया टॉपिक है और आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में। तत्व मीमांसा क्या है? इसके अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। मतलब तत्व मीमांसा जो है इसके अंदर क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य की खोज की जाती है। तत्व ज्ञान मूलतः मनुष्य, जगत, ईश्वर और परलोक से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? ये हमारा मनुष्य और ये संसार, ईश्वर और परलोक क्या है, इन सब चीजों से ये संबंधित है। जो तत्व मीमांसा है जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, इसमें ईश्वर के अस्तित्व और ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व, जगत के स्वरूप, जगत का आदि और अंत इत्यादि से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। भाई तत्व मीमांसा का मतलब है सच्चाई क्या है और ये दुनिया आखिर बनी कैसे है, इन बातों को समझने की कोशिश की जाती है तत्व मीमांसा में। ये ऐसे सवालों के जवाब ढूंढती है कि जैसे कहा ना कि हम मनुष्य क्या है, क्या कहा गया है कि तत्वज्ञान मूलतः मनुष्य, यानी कि मनुष्य क्या है, हम मनुष्य क्या हैं, सिर्फ शरीर है या आत्मा भी है। दूसरी बात ईश्वर है या नहीं है, अगर है तो कैसा है। जगत की बात होती है इसमें, ये दुनिया कैसे बनी है। परलोक की बात होती है, आखिर मरने के बाद क्या होता है, परलोक मतलब मरने के बाद क्या होता है। आत्मा और शरीर में क्या फर्क है, ठीक है। दुनिया की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसका अंत कैसा होगा, यानी कि जगत के स्वरूप, ये जगत कैसा है, ये संसार कैसा है ना, इसका आदि क्या है, अंत क्या है। ठीक है, यानी दुनिया की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसका अंत होगा। यानी जो चीजें हम सीधे देख या छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उनके बारे में सोचते हैं, उनका अध्ययन तत्व मीमांसा में होता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब आप इस पर बढ़िया लॉन्ग लिख सकते हो।
अगर मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बना के दूं, जैसे क्या कहते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से अगर मैं इसको समझाऊं, विज्ञान कहता है कि बारिश कैसे होती है। विज्ञान पूछता है कि बारिश कैसे होती है, और तत्वमीमांसा पूछता है ये संसार बना ही क्यों है। तत्वमीमांसा पूछेगा कि ये संसार बना ही क्यों है। तो एक लाइन में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो तत्वमीमांसा जीवन, आत्मा, ईश्वर और संसार की असली सच्चाई को समझने का प्रयास है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, समझ के बात को बढ़ें आगे। वेरी गुड। ज्ञान मीमांसा को समझिए क्या है। सॉरी, यह सत्य संबंधी ज्ञान का विकास करता है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी कुछ समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय में क्या संबंध है। ठीक है, ज्ञान की सीमाएं क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के सोर्सेज क्या है, आखिर ज्ञान आता कहां से है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, प्रक्रिया क्या है, ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है। ज्ञान मीमांसा का मतलब समझ के आप, ज्ञान मीमांसा का मतलब है कि ज्ञान, नॉलेज कैसे मिलता है और हमें कैसे पता चलता है कि कोई बात सच है, सत्य है, यानी ये जानने की प्रक्रिया को समझने वाला विषय है। यानी कि जो प्रोसेस ऑफ नोविंग, किसी चीज को जानने की प्रक्रिया क्या है, वही ज्ञान है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ज्ञान क्या है? जब हमें किसी चीज के बारे में सही समझ हो जाए वही तो ज्ञान है। किसी चीज के बारे में अगर हम सही जान लें वही ज्ञान है। जैसे आग गर्म होती है, ये क्या है, ये एक ज्ञान है कि हाँ फायर जो है वो हॉट, यानी कि आग गर्म होती, ये हमें एक ज्ञान मिल गया। ज्ञाता और ज्ञेय में क्या संबंध है? ज्ञाता क्या है? ज्ञाता जो जान रहा है, जैसे हम लोग, हम क्या हैं, हम यहाँ पे ज्ञाता हैं, हम किसी चीज को जान रहे हैं। ज्ञेय का मतलब जिस चीज को जान रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में जान रहे हैं वो ज्ञेय है। जिस दुनिया के बारे में जान रहे हैं वो ज्ञेय है, यानी जिसे जाना जा रहा है वो ज्ञेय हो जाएगा। मतलब जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, दोनों का रिश्ता क्या है, यही ज्ञाता और ज्ञेय में संबंध होता है। अब ज्ञान की सीमाएं क्या है डियर फ्रेंड? क्या हम सब कुछ जान सकते हैं? नहीं, नो, नेवर। कुछ चीजें समझ आती हैं, जैसे मैथ्स, गणित हमने समझ ली। कुछ रहस्य रहती हैं, जैसे आत्मा, भगवान का पूर्ण स्वरूप क्या है, भगवान है नहीं है, ये पृथ्वी किस पर टिकी है, कैसे चलती है, ये सिर्फ एक मिस्ट्री है, एक रहस्य बन करके रह जाएगा, कोई इसका पता नहीं लगा पाएगा। ठीक है, ज्ञान के स्रोत क्या है, हमें ज्ञान कहां से मिलता है भैया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्ञान अपनी इंद्रियों से, हम चीजों को देख करके, सुन करके, छू करके, महसूस करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तर्क करके, थॉट प्रोसेस के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करते हैं। अपने अनुभव से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, हम अपने गुरुजन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम किताबों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और चीजों को देख करके, जैसा मैंने बताया, अनुभव के माध्यम से, है ना, और अपनी अंतः प्रेरणा, अंदर की समझ के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कई सारे स्रोत हैं ज्ञान प्राप्त करने के। ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं, इसलिए ज्ञान को परखना जरूरी है। ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान चलता कहां से है। जैसे कोई चीज है, ठीक है, अब उस चीज के बारे में हमने अपनी इंद्रियां लगाई उसको समझने में, इंद्रियां, ठीक है, फिर उसके माध्यम से अपना दिमाग लगाया, फिर उस चीज को हमने समझा, ठीक है, दिमाग लगा करके उसको समझा, फिर हमें उसका ज्ञान मिलता है। जैसे फूल देखा हमने, फूल देखा, अब दिमाग ने उसको पहचान लिया, ठीक है, तो पता चला लास्ट में कि ये गुलाब का फूल है। तो ये एक ज्ञान है, एक प्रक्रिया चलती है पूरी, तब हम चीजों को समझ पाते हैं। ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है? विज्ञान प्रयोग करके ज्ञान देता है, दर्शन सोचकर और तर्क से ज्ञान देता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ज्ञान मीमांसा को समझें तो हम सोच को कैसे जानते हैं और हमारा ज्ञान कितना सही है, इसका अध्ययन करना ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। मैंने बहुत बढ़िया डीप में इसको समझाने का प्रयास किया है। आप इस पर लॉन्ग लिख सकते हैं आराम से, और आपके यहाँ पूछा भी जा सकता है, जो आपका ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, ठीक है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अगर मूल्य मीमांसा की बात करूं, देखिए
चलिए पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम आपको आगे कुछ बताते हैं। मूल मीमांसा, इसका संबंध जीवन की सत्यता से होता है। किससे? जीवन की सत्यता से होता है। मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम उनके बारे में अनुभूति करते हैं। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य बिंदु होता है उसका आकलन मूल्यों से किया जाता है। आई बात समझ में? कैसे? मैं इसको समझाऊं थोड़ा। देखिए, इसको कहते हैं एक्सियोलॉजी, AXIOLOGI, एक्सियोलॉजी। मूल्य मीमांसा को एक्सियोलॉजी कहते हैं। मूल्य मीमांसा का मतलब है जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये समझना मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आता है। यानी हम जो फैसले लेते हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, सुंदर या कुरूप, है ना, उनका आधार मूल्य ही होते हैं। इंसान के जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका मूल्यांकन मूल्यों से किया जाता है। सर, किसके? मूल्यों से किया जाता है। ठीक है, जैसे सच बोलना अच्छा है, चोरी करना बुरा है। सुंदर चित्र देख करके अच्छा लगता है, कुरूप चीजें देख करके खराब लगता है। तो इन सब का संबंध मूल्य से होता है और इन्हीं का अध्ययन मूल्य मीमांसा करती है। अब मूल्य शास्त्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक आता है आपका तर्कशास्त्र, जिसको हम लोग लॉजिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको लॉजिक कहा जाता है। यानी तर्कशास्त्र सही सोचने के नियम बताता है, सही सोचने के नियम बताता है, यानी सही निष्कर्ष कैसे निकालें। जैसे आपने कह दिया कि सब मनुष्य नश्वर हैं, सब मनुष्य नश्वर हैं। फिर अगला पॉइंट है कि राम मनुष्य है, राम मनुष्य है। तो राम क्या हो गया? तो राम यहां पे जब सब मनुष्य नश्वर हैं और राम मनुष्य है तो राम क्या हो गया? राम नश्वर हो गया, कि वो मनुष्य है इसीलिए वो भी नश्वर है, राम नश्वर है। इस तरीके से ये तर्क पर पहुंचता है। ठीक है, अब बात करेंगे एथिक्स की। नीति शास्त्र को क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको समझिए। ये बताता है क्या सही है और क्या गलत। जैसे सत्य बोलना है, झूठ बोलना गलत है, दूसरों की हेल्प करना अच्छा है, ये नीति शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र की एस्थेटिक्स की बात करें तो ये बताता है क्या सुंदर है और क्यों सुंदर लगता है। उदाहरण, संगीत अच्छा लगता है, प्रकृति सुंदर लगती है, कला और चित्रकला, ये सब चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में बात करें तो मूल्य मीमांसा जीवन में सही गलत, अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर को समझने का एक अध्ययन है। इतनी बात समझ गए आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना हम इसलिए इसमें समझाए हैं क्योंकि आपके यहाँ ये क्वेश्चन जो है कि शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अब दर्शन और शिक्षा का आखिर संबंध क्या है, इसको समझिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है, दर्शन और शिक्षा का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है और यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है, यानी आप किसी चीज पर विचार करते हैं, और शिक्षा क्रियात्मक है, फिर शिक्षा उस पर एक्टिविटी, फिर उस पर क्रिया करती है। अर्थात दर्शन विचारों को जन्म देता है और शिक्षा उन विचारों को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करती है। अब भाई, अगर आपके अंदर कोई विचार आया तो यदि शिक्षा होगी तो आप उस विचार पर काम कर पाओगे, आपको उसके बारे में ज्ञान होगा तो आप उस पर काम कर पाओगे, नहीं तो वो विचार ही बना रह जाएगा। दर्शन और शिक्षा, ये फिलॉसफी और एजुकेशन आपस में बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इन्हें ऐसे समझो कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दर्शन की यहाँ पे बात हुई कि दर्शन सोचने और समझने का काम करता है, मतलब ये विचारात्मक पक्ष है। ये क्या करता है? सोचने और समझने का काम करता है। दर्शन हमें विचार देता है, दर्शन हमें विचार देता है। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा उन विचारों को व्यवहार में लागू करती है। शिक्षा हमें करना सिखाती है कि हाँ ऐसे करो, करना सिखाती है। विचार तो आते रहते हैं हमारे अंदर, बहुत विचार आते हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास नॉलेज भी तो होना चाहिए, वो शिक्षा काम करती है। ठीक है, शिक्षा होगी तो आप उस विचार पर काम कर पाओगे। मतलब पहले दर्शन बताता है क्या सही है, फिर शिक्षा सिखाती है उसे कैसे करना है। जैसे दर्शन कहेगा सच्चाई अच्छी है, शिक्षा सिखाएगी कि बच्चों को सच बोलने की आदत कैसे डालें। ठीक, आप जानते तो हैं कि सच्चाई अच्छी चीज होती है, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब वो कैसे आप सिखाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, वो शिक्षा ये काम करती है। जॉन डीवी कहते हैं कि अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। शिक्षा असल में दर्शन को व्यवहार में बदलने का तरीका है। ठीक है,
यानी जो बातें हम सोचते हैं वो दर्शन है, वही हम पढ़ाकर और सिखाकर जो शिक्षा के अंतर्गत आते हैं उन्हें जीवन में उतारते हैं। ठीक है, चलिए और आसान भाषा में इसको समझेंगे। आगे देखिएगा, शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन दर्शन है जो शिक्षा के बिना अपूर्ण और शिक्षा से पूर्णतः अभिन्न है। शिक्षा के द्वारा ही हमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है। दर्शन जो है ये दिमाग में प्लान करता है। दर्शन क्या करता है, ये हमारे दिमाग में प्लान करता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी। शिक्षा उस प्लान को असली ज़िंदगी में करना सिखाती है। शिक्षा उसको बिल्कुल जो है कि ट्रैक पर लेकर के आती है। तो कुल मिलाकर के जीवन के बड़े सवालों के जवाब दर्शन देता है। उन जवाबों के अनुसार जीना शिक्षा सिखाती है। कुल मिलाकर के एक लाइन में समझें तो दर्शन सोच देता है, शिक्षा उसे जीवन में लागू करवा देती है। ठीक है, आइए शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव कैसे पड़ता है इसको समझिए। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव कैसे कितना पड़ता है, क्या होता है इसको समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपके देखिए एग्जाम आपका परसों है 13 तारीख को, हमें पता है। ठीक है, और इधर हमारा थोड़ा एक फंक्शन था, फैमिली फंक्शन, उस वजह से वीडियोस आप नहीं आ पाए। मैं आगे कोशिश करूँगा कि कल आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करवा दें। और अब आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो आपका आदर्शवाद, दूसरा आदर्शवाद, प्रकृतिवाद हो गया, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। ये 4 वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव कैसे पड़ता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन परम आवश्यक है। अगर आप शिक्षा के नज़रिए से देखें तो दर्शन का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य क्या है, उसकी शिक्षण विधि क्या है, अनुशासन क्या है, विद्यालय संगठन आदि को निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। भाई अगर हम इसको ठीक समझें तो दर्शन जो है वो शिक्षा को एक डायरेक्शन देने का काम करता है। यानी शिक्षा कैसी होगी, कह रहा है ना कि शैक्षिक दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा को पथ प्रदर्शित किया जाता है। शिक्षा का पथ प्रदर्शन किया जाता है मतलब यानी शिक्षा कैसी होगी, क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, ये सब दर्शन ही तो तय करता है। दर्शन एक सोच या आधार देता है। दर्शन क्या करता है सर, दर्शन जो है ये एक सोच या आधार देता है हमको। ठीक है, आधार प्रदान करता है। और जो शिक्षा है ये उसी आधार पर चलने वाली एक व्यवस्था है। ठीक है, शिक्षा में दर्शन कहाँ कहाँ असर डालता है। एक तो शिक्षा के उद्देश्य पर, एम्स ऑफ एजुकेशन, बच्चे को कैसा इंसान बनाना है ये दर्शन तय करता है। सिर्फ नौकरी करने वाला या अच्छा कैरेक्टर वाला इंसान बनाना है ये दर्शन ही तो तय करता है। हमारा सिलेबस क्या रहेगा, क्या पढ़ाया जाएगा, मैथ्स पढ़ाई जाएगी, मोरल एजुकेशन दी जाएगी, बच्चे को योगा सिखाओगे, आर्ट सिखाओगे, साइंस सिखाओगे, ये जो है ये जो आप देख रहे हो कि क्या सिखाना, ये चयन भी दर्शन पर डिपेंड होता है। क्या शिक्षण विधि अपनाओ, टीचिंग मेथड क्या अपनाओगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, रटवा करके पढ़ाओगे, समझा करके पढ़ाओगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराओगे, प्रोजेक्ट बेस्ड कराओगे, ये भी अलग अलग दार्शनिक विचारों से ही तो तय होता है। और फिर आती है बात डिसिप्लिन की, यानी स्कूल में नियम कैसे होंगे, बहुत सख्त दंड दोगे या प्यार और समझ से बच्चे को सिखाओगे, ये भी दर्शन पर डिपेंड करता है। विद्यालय स्कूल सिस्टम की अगर बात करें तो स्कूल का माहौल कैसा होगा, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होगी या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी, तो इन सब चीज़ों को निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। यानी कि शिक्षा की पूरी व्यवस्था, लक्ष्य, विषय, तरीका, नियम, ये सब दर्शन ही तो तय करता है। माय डियर फ्रेंड, इतनी बात क्लियर, आगे समझिए। दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य देखिएगा। जॉन डीवी का कथन है कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है, कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा। जैसा मैंने अभी समझाया, दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिकों द्वारा होता है। दार्शनिक
जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और शिक्षक बालकों को उस लक्ष्य की प्राप्ति की क्षमता प्रदान करते हैं। इतनी बात समझ में आई। आइए दर्शन और पाठ्यक्रम की बात करते हैं। देखिए शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही पाठ्यक्रम निर्धारण में भी दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे शिक्षा के उद्देश्य दर्शन निर्धारित करता है, वैसे ही जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके निर्धारण में भी दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस देश में, जिस युग में जिस प्रकार की विचारधाराएं और आदर्श होती हैं, जैसी वहाँ के समाज की आवश्यकताएं होती हैं, उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। यानी कि सिलेबस कैसा होगा ये सीधे सीधे दर्शन यानी विचारधारा पर डिपेंड करता है। समाज जैसा सोचता है वैसी ही पढ़ाई बच्चों को करवाई जाती है। अब देखिए जैसे पाठ्यक्रम पर दर्शन बहुत प्रभाव डालता है। अब इसको अलग अलग तरीके से हम लोग समझते हैं। आदर्शवाद, देखिए आदर्शवाद क्या कहता है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य, शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में मानवीय विचारों और मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होता है। कुल मिलाकर के आदर्शवाद का लक्ष्य क्या है? अच्छे संस्कार और अच्छे मूल्य सिखाना। इसमें पढ़ाई का फोकस किस में होता है? बच्चे को नैतिक शिक्षा दो, है ना, धर्म, साहित्य, संस्कृति सिखाओ, चरित्र निर्माण पर बल देता है। मतलब सोच और मूल्यों पर आधारित होता है पाठ्यक्रम, ये विचार केंद्रित होता है हमारा आदर्शवाद। ठीक है, अगला है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद बालक के स्वाभाविक विकास पर अधिक बल देता है। यानी कि बच्चे का, इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है बच्चे का स्वाभाविक विकास हो। ठीक है, ओके। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्वता का विकास करना है। ओके, और अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में बालक की तत्कालीन आवश्यकताओं, बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, क्षमताओं आदि को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी विचारधारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देती है। कुल मिलाकर के प्रकृतिवाद जो है, नेचुरलिज्म, इसका लक्ष्य होता है बच्चे का स्वाभाविक विकास हो। ठीक है, इसमें पढ़ाई बच्चे के अनुसार होती है, रुचि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, उसको खेल खेल में सिखाने का प्रयास किया जाता है, बच्चा अपने अनुभव से सीखे ऐसा प्रयास किया जाता है। यहाँ पे बच्चा जो है वो केंद्र में रहता है, सेंटर में रहता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। प्रयोजनवाद की बात करें तो प्रयोजनवादी विचारधारा उपयोगिता, व्यावहारिकता आदि पर बल देती है। ठीक है, ये बालक को अपने मूल्यों का स्वयं निर्माणकर्ता मानते कि बालक अपनी वैल्यूज का खुद निर्माण करता है। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में बालक की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। इस प्रकार प्रयोजनवादी विचारधारा क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल देती है। मतलब प्रयोगवादी यानी कि जो हमारी प्रैग्मेटिज्म है, इसको प्रयोगवाद भी कहते हैं। इसका लक्ष्य क्या है कि जीवन में काम आने वाली शिक्षा होनी चाहिए। इसमें जो पढ़ाई होती है प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, स्किल बेस्ड लर्निंग होती है। यानी कुल मिलाकर के बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाता है। बच्चे की एजुकेशन कैसी हो? लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखे, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम यहाँ पे होता है। अब इसके बाद आता है यथार्थवाद। देखिए रियलिज्म, ये विचारधारा प्रत्यक्ष में विश्वास करती है, यानी कि वास्तविक दुनिया में ये विश्वास करती है, प्रत्यक्ष जो चीज सामने है। इसलिए पाठ्यक्रम में सैद्धांतिकता की अपेक्षा व्यावहारिकता को स्थान दिया जाता है। इसमें बाह्य जीवन की वास्तविक क्रियाओं को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। कुल मिलाकर के यथार्थवाद का लक्ष्य है वास्तविक दुनिया का ज्ञान कराना। इसमें पढ़ाई में महत्व होता है विज्ञान पर, गणित पर, टेक्नोलॉजी पर, प्रयोग करने पर, प्रैक्टिकल पर। मतलब वास्तविक और व्यवहारिक ज्ञान, वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम पर यह बल देता है। चलिए आगे समझते हैं। दर्शन और शिक्षण विधि की बात करेंगे। जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, ये दर्शन शास्त्र ही बताता है। शिक्षण विधियों का स्वरूप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित होता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन दर्शन करता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का निर्धारण भी होता है। जैसे पहला पॉइंट है हमारे सामने, शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग शिक्षण विधियों का निर्माण किया। रूसो जो है ये निषेधात्मक शिक्षा पद्धति पर बल देते हैं। फ्रोबेल क्रिया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर बल देते हैं। मॉन्टेसरी इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देते हैं कि बालक अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखे। आदर्शवादी बात
तो ये प्रश्नोत्तर वाद विवाद पर बल देते हैं, प्रकृतिवादी इंद्रियों द्वारा सीखने पर बल देते हैं, प्रयोजनवादी प्रोजेक्ट और इकाई पद्धति पर बल देते हैं, यथार्थवादी निरीक्षण और स्वानुभव पद्धति पर बल देते हैं, यानी कि यथार्थवादी वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। इतनी बात क्लियर। चलिए दर्शन और अनुशासन को समझते हैं। देखिएगा, किसी भी देश अथवा समाज की दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप अनुशासन के सिद्धांत निरूपित होते हैं। राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा का विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन के 3 रूप हैं: दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्त्यात्मक अनुशासन। अब एक एक को समझ लीजिए थोड़ा। अब जैसे पहला पॉइंट आपके सामने है, दमनात्मक अनुशासन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दमनात्मक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन में बालकों को दंड देना अनिवार्य है, नहीं तो बालक बिगड़ जाएगा। इसके अनुसार भय, दंड और दमन के द्वारा अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। दमनात्मक अनुशासन मतलब डर और सजा से अनुशासन, बच्चों को डांटना, मारना, कड़ी सजा देना, ये होता है। यहाँ पे मान्यता ये होती है कि अगर डर नहीं होगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, मतलब डर के भय से, यानी भय के कारण बच्चा नियम मानता है, यहाँ पे डर की वजह से नियमों को फॉलो करता है। प्रभावात्मक अनुशासन, यहाँ पे शिक्षक के व्यक्तित्व से अनुशासन होता है। शिक्षक का व्यवहार अच्छा और प्रेरणादायक होता है, ठीक है। बच्चा खुद सम्मान के कारण बात मानता है कि हमारे सर बहुत अच्छे हैं, सर का जो है कि बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए, मतलब डर से नहीं, सम्मान, और बच्चा टीचर से प्रभावित होकर के खुद नियम मानने लग जाए। प्रभावात्मक अनुशासन में शिक्षक को अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और आकर्षक बनाना चाहिए कि विद्यार्थी उसकी ओर खुद आकर्षित हो सकें, उसे डंडा उठाना ही ना पड़े। मुक्त्यात्मक अनुशासन, इसमें बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, उनके प्राकृतिक विकास में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब पूरी स्वतंत्रता से अनुशासन होना चाहिए। बच्चे को आज़ादी दी जाती है और प्राकृतिक जो उसका नेचुरल डेवलपमेंट है उसमें हस्तक्षेप नहीं होता, बच्चा खुद अनुभव से सीखता है, मतलब यहाँ पे स्वयं समझकर सही व्यवहार करना। तो यहाँ पे जैसे आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर डर से अनुशासन है वो दमनात्मक है, प्रेरणा से अनुशासन हो रहा है, बच्चा इंस्पायर होकर प्रेरित होकर के डिसिप्लिन मान रहा है, वो प्रभावात्मक है। स्वतंत्रता से अनुशासन हो रहा है तो ये मुक्तात्मक हो जाएगा। आइए दर्शन और शिक्षक की बात कर लेते हैं। देखिएगा, प्रत्येक शिक्षक का अपना एक आदर्श अथवा दर्शन होता है। शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण विधि पर शिक्षक के दर्शन की छाप होती है। ओके, उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है, मतलब उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है, और अच्छा शिक्षा शास्त्री ही एक सच्चा दार्शनिक होता है। दर्शन के अध्ययन से एक शिक्षक को सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। शिक्षक के व्यक्तित्व में परोपकार, व्यवहार कुशलता, नैतिकता, आत्मविश्वास एवं प्रभावशीलता आदि गुणों का विकास होता है। उच्च व्यक्तित्व का प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर अवश्य ही पड़ता है। शिक्षक अपने जीवन दर्शन और विचारधाराओं के आधार पर नई विचारधाराओं और आदर्शों को जन्म देता है। इस प्रकार शिक्षक भावी दर्शन की पृष्ठभूमि भी तैयार करता है। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको एक बार थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं तो ये कह रहा है कि देखिए, हर शिक्षक के अंदर एक सोच, एक दर्शन होती है, वही सोच तय करती है कि वो कैसे पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा और बच्चों से कैसा व्यवहार करेगा। इसलिए शिक्षक की पढ़ाने का जो स्टाइल है वो उसके विचारों पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे अच्छा शिक्षक क्यों दार्शनिक माना जाता है, जिससे इन्होंने कहा कि अच्छा शिक्षा शास्त्री ही एक सच्चा दार्शनिक होता है, उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है। अच्छा शिक्षक क्यों दार्शनिक माना जाता है? जो शिक्षक गहराई से सोचता है वही सही मार्गदर्शन भी देता है। दर्शन पढ़ने से शिक्षक को जीवन और शिक्षा की सही समझ मिल पाती है, इसलिए अच्छा शिक्षक मतलब अच्छा दार्शनिक है। अब शिक्षक के व्यक्तित्व पर अगर प्रभाव की बात करें तो दर्शन जो है वो पढ़ने से शिक्षक में कुछ गुण या कुछ क्वालिटीज डेवलप होती हैं। जैसे शिक्षक के व्यक्तित्व में परोपकार आ जाता है, परोपकार मतलब दूसरे की मदद करना, व्यवहार कुशलता आ जाती है, नैतिकता आ जाती है, आत्मविश्वास, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व निखर करके आता है। ऐसे शिक्षक का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। अगर हम यहाँ पे शिक्षक की भूमिका की बात करें तो शिक्षक अपने विचारों से नए आदर्श पैदा करता है, बच्चों की सोच और भविष्य बनाता है, समाज के भविष्य की नींव तैयार करता है। ठीक है, कुल मिलाकर जैसा शिक्षक सोचता है वैसा ही वो पढ़ाता है और वैसा ही छात्र बन जाता है। ठीक है,
तो इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। यहाँ पे शिक्षा दर्शन के कुछ कार्य हैं, इनको समझ लेते हैं। शिक्षा दर्शन, पहली बात तो शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है। अब तक हम लोग दर्शन पढ़ रहे थे, अब शिक्षा दर्शन को समझो। शिक्षा दर्शन दर्शन की वो शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। आई बात समझ में? शिक्षा दर्शन वो है, शिक्षा दर्शन दर्शन की शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग विचार करते हैं। दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्या के संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिया, उस पाठ्यवस्तु को शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी जाती है। हेंडरसन के अकॉर्डिंग शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। टी.ई. शील्ड्स के अकॉर्डिंग शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयोग करना है। शिक्षा दर्शन के कार्यों को समझिए, देखिएगा। कहता है कि विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करना और शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करना है। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स एवं स्टूडेंट्स के स्वरूप की व्याख्या करना और उन्हें अपने अपने ड्यूटीज से परिचित कराना, ये शिक्षा दर्शन का कार्य है। शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल शिक्षा दर्शन के माध्यम से निकाला जा सकता है और शिक्षा दर्शन के अध्ययन से मानव जीवन के स्वरूप और उसके उद्देश्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष ही प्रस्तुत करता है। शिक्षा दर्शन ही शिक्षण शास्त्र का विकास करता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रियाओं के संपादन हेतु विधियों, प्रविधियों और सूत्रों का विकास किया जाता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से शिक्षक अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करने में भी सफल हो पाता है। तो ये हमारे शिक्षा दर्शन के कार्य थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अब जैसे ये प्रकृतिवाद है हमारे सामने, तो हम इसको समझेंगे बहुत आसान भाषा में, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपके जो भी MG KVP के विद्यार्थी हैं, आपके दोस्त मित्र, ठीक है, उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम पहली बार MG KVP के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास अभी आपकी यूनिवर्सिटी के ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े नहीं हैं, तो थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है, ठीक है। तो हमें मोटिवेशन देने के लिए कि हम आपको और ज़्यादा पढ़ा सकें, मेहनत कर सकें आपके लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़िया सा कमेंट करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ कि जो MG KVP के विद्यार्थी हैं वो जुड़ सकें और सेकेंड सेमेस्टर में भी हम आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।